जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपना रिवीजन सीरीज हमारा चल रहा है, हम अपने चीज़ों को रिवीजन कर रहे हैं। यूपी पुलिस के लिए हम अपने चीज़ों को रिवीजन कर रहे हैं। तो आज है हमारा शनिवार। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, सोमवार से शुक्रवार अच्छे से अपना पढ़ाई करते हैं, यानी अच्छे से अपनी जो भी चीज़ें होती है उसे अच्छे से करते हैं, और शनिवार और रविवार को जो हमने चीज़ें पढ़ा है उसे फिर से रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होती है जो सब लोग नहीं करते हैं, एक तो रिवीजन, एक तो प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसे पचाना भी तो ज़रूरी है। तो आज हम क्या करेंगे, शनिवार है तो रिवीजन करेंगे, कल हमारा रविवार है तो कल भी हम रिवीजन करेंगे। रविवार के दिन हम केवल एक चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं, वो क्या करते हैं कि हम एक मॉक टेस्ट लगाते हैं बस, और बाकी रिवीजन नहीं करते हैं। मॉक टेस्ट लगा के उसे अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। बाकी 2 दिन में आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है अपनी चीज़ों को। ठीक है, तो अब बात आती है कि अब हमें कैसे पता चलेगा इस 5 दिन में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या हमें रिवीजन करना है। तो मैंने सारा चीज़ यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है, क्या क्या करना है। मैं सब कुछ इसी क्लास में करा दूंगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आपका रिवीजन हो जाएगा, बस आपको वीडियो देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा सैटरडे है जो कि हमारा रिवीजन डे है, यानी 2 दिन हम अपना अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी में। तो हिंदी में हमने पर्यायवाची इस हफ्ते 5 दिन में 10 पर्यायवाची कराए, एक दिन में 2 पर्यायवाची, और इससे पहले हफ्ते में हमने 10 पर्यायवाची कराए। तो हमने टोटल 20 पर्यायवाची कर लिया है। तो अब आगे से मैं क्या करूँगा, अनेकार्थी और जो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है उन्हें भी लेके चलेंगे। तो पर्यायवाची, अनेकार्थी, समश्रुत भिन्नार्थक ये साथ में चलेंगे। ठीक है, और हमारा वर्णमाला व्याकरण साथ में चल ही रहा है। तो पर्यायवाची में आपको सांप का पर्यायवाची, कपड़ा का पर्यायवाची, रात का पर्यायवाची, बिजली का पर्यायवाची, आग का पर्यायवाची, ईर्ष्या का पर्यायवाची, वायु का पर्यायवाची, चोर का पर्यायवाची, हाथी का पर्यायवाची, पत्थर का पर्यायवाची। तो ये 10 पर्यायवाची आज आपको, आज और कल 2 दिन अच्छे से रिवीजन करना है। तो जो भी चीज़ें हैं 2 दिन में रिवीजन करना है। ठीक है, तो ऐसा रिवीजन करना है कि ये याद हो जाना चाहिए यार। अब टाइम नहीं है कि बार बार आप भूलो, बार बार रिवीजन करो। ठीक है, ये लास्ट बार है, अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे मैं करा देता हूँ आपको। तो हम अपने 10 के 10 पर्यायवाची को यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। तो सांप का नाग, सर्प, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल, फड़ी, फणिधर, उरग, उरग, पनंग, विषधर, पवनाश। सांप का नाग, सर्प, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल, फड़ी, फणिधर, उरग, पनंग, विषधर, पवनाश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सांप का। उसके बाद कपड़ा का वस्त्र, वसन, पट, चीर, अंबर, दुकुल, परिधान, यहाँ पे परिधान है, वस्त्र, वसन, पट, चीर, अंबर, दुकुल, परिधान। ठीक है, उसके बाद रात का रात्रि, रजनी, निशा, निशी, निशीत, रात का रात्रि, रजनी, निशा, निशी, निशीत, विभावरी, तमिश्रा, त्रियामा, राका, रैन, यामिनी, सरोरी, छया, तमिसुनी। रात का रात्रि, रजनी, निशा, निशी, निशीत, विभावरी, तमिश्रा, त्रियामा, राका, रैन, यामिनी, सरोरी, क्षमा, तमिसुनी। ठीक है, उसके बाद बिजली का दामिनी, चपला, तड़ित, चंचला, सौदामिनी, धनवल्ली, संपा। बिजली का दामिनी, चपला, तड़ित, चंचला, सौदामिनी, धनवल्ली, संपा। ठीक है, फिर आग का पर्यायवाची हमारा, आग का अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, हुतासन, दहन, ये दहन है, धूम, केतु, वायु सखा, वैश्वानर, जात, वेद, शतदल, सिखी, वहनी। आग का अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, हुतासन, दहन, धूम, केतु, वायु सखा, वैश्वानर, जात, वेद, शतदल, सिखी, वहनी। ईर्ष्या का हमारा है, ईर्ष्या का जलन, डाह, द्वेष, रस्क, हसद, मत्सर, कुड़न। ईर्ष्या का जलन, डाह, द्वेष, रस्क, हसद, मत्सर, कुड़न। फिर हमारा है वायु का हवा, पवन, समीर, अनिल, बयार, मारुति, प्रभंजन, प्रकंपन, समीकरण, वात, पवमान। वायु का हवा, पवन, समीर, अनिल, बयार, मारुति, प्रभंजन, प्रकंपन, समीकरण, वात, पवमान। ठीक है, उसके बाद चोर का हमारा पर्यायवाची है। चोर का पर्यायवाची रजनीचर, तस्कर, मोषक, खनक, कुंभिल, दस्यु। चोर का रजनीचर, तस्कर, मोषक, खनक, कुंभिल, दस्यु। फिर हाथी का पर्यायवाची है गज, कुंभ, कुंभी। हाथी का गज, कुंभ, कुंभी, हस्ती, दंती, नाग, वितुंड, मतंग, द्विरथ, द्वीप, गत, करी, गमंद, सिंधुक, वारण। हाथी का गज, कुंभ, कुंभी, हस्ती, दंती, नाग, वितुंड, मतंग, द्विरथ, द्वीप, गत, करी, गमद, सिंधुर, वारण। फिर पत्थर का है प्रस्तर, पाषाण, शिला, अस्म,
संग उपल पान, पत्थर का प्रस्तर पाषाण शिला अस्म संग उपल पान। तो ये 10 परिभाषी हैं जिसे रिवीजन करना है, ठीक है। फिर ये करने के बाद आपको क्या करना है, साहित्य में इस हफ्ते हमने क्या क्या पढ़ा, प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में पढ़ा, तुलसीदास की रचनाओं के बारे में पढ़ा, मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं के बारे में पढ़ा। तो ये तीनों कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद हमने अगले सप्ताह में ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार कर लिया है। तो एक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी रिवीजन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन बनता है तो साहित्य अकादमी से और ज्ञानपीठ से सबसे ज़्यादा साहित्य में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे भी एक बार रिवीजन करना है। तो साहित्य में प्रेमचंद की रचनाओं को, तो प्रेमचंद की रचनाएं, तो इनका जन्म बनारस में हुआ था। ये बनारस के थे। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी, निर्मला। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी, निर्मला। नीचे भी है निर्मला। फिर प्रेमाश्रय, निर्मला, प्रेमाश्रय, पूस की रात, कफन, ईदगाह, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा। निर्मला, प्रेमाश्रय, पूस की रात, कफन, ईदगाह, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा, ठीक है। तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस, इसे भी रिवीजन करना है। रामचरितमानस, रामलला अच्छु, वैराग्य संदीपनी, बरैवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ठीक है। रामचरितमानस, तो ये हैं 12 तुलसीदास की, ठीक है। मैथिली षड़क की रचनाएं, मैथिली षड़क की रचनाएं साकेत, भरत भारती, यशोधरा, शकुंतला, अंजलि अर्घ, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथ वध। नीचे भी है। जयद्रथ वध के बाद पंचवटी, अनग, सिद्धराज, चंद्रहास, पृथ्वीपुत्र, त्रिपथगा, त्रिलोत्मा, कुणालगिस, नसु, ठीक है। तो ये रचनाएं आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। तो एक बार ज्ञानपीठ रचनाएं मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ। इसकी स्थापना 1961, राशि 11 लाख, वाग्देवी की प्रतिमा। यह पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। संविधान की 22 भाषा और एक अंग्रेजी, 23 भाषाओं। पहले अंग्रेजी लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, अमिताभ घोष। यानी पहले अंग्रेजी लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, अमिताभ घोष। पहले व्यक्ति जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1965 में मलयालम भाषा जी शंकर कुरुप को ओडक्कुलम के लिए, ठीक है। द ग्रेट पोएट कहा जाता है इन्हें। पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आशा पूरा देवी, बंगाली भाषा के लिए, ठीक है। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला। अब तक 11 व्यक्तियों को हिंदी में दिया जा चुका है, ठीक है। 1965 से 1982 तक ये एकल कृति के लिए दिया जाता है। 1982 से ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा, ठीक है। अब इसके ट्रिक को नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे इसके ट्रिक को मैंने लिख रखा है। ट्रिक है हमारा कि दिन दन दान देवी, दन दिन दान देवी, नर नीर नार, अमृतलाल के द्वार सोए। दन दिन दान देवी, नर नीर नार, अमृतलाल के द्वार से। तो दन से सुमित्रानंदन पंत, यहाँ पे मैंने टिक रखा है। दिन से रामधारी सिंह दिनकर, और दान से सच्चिदानंद, देवी से महादेवी वर्मा, नर से नरेश मेहता, निर्मल से निर्मल वर्मा, नार से कुंवर नारायण, अमृत से अमृतकांत, लाल से श्रीलाल शुक्ल, के द्वार मतलब केदारनाथ अग्रवाल, स्वयं मतलब कृष्ण सोबती, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक है। सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा, उर्वशी, रामधारी सिंह उर्वशी, अज्ञे जी कितनी नाम में कितनी बार, महादेवी वर्मा यामा के लिए। फिर यहाँ से नरेश मेहता के बाद ये एक संपूर्ण साहित्य के लिए दिए जाने लगा, एकल कृति का खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं अगर इसके ईयर की बात करूँ तो पहला 1968, फिर 4 साल बाद 1972, फिर 6 साल बाद 78, फिर 4 साल बाद 82, फिर 10 साल बाद 92, फिर 99, फिर 5, 4, 9, फिर 13, 4, 17, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद करना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। दन दिन दान देवी, नर नीर नार, अमृतलाल के द्वार सोए, ठीक। अब उसके बाद हमने इस अपने ग्रामर में क्या क्या खत्म कर दिया है। वर्णमाला खत्म हो गया, विराम चिन्ह खत्म हो गया, संधि खत्म हो गया, समास खत्म हो गया, संज्ञा खत्म हो गया, सर्वनाम, लिंग, तो ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो अब अगर इसमें से कोई चैप्टर में आपको डाउट है तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी क्वेश्चन के साथ इसको ख़त्म कर लिया है। तो ये हो गया हमारा हिंदी में। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है।
केवल और केवल रिवीजन करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिंदी में। अब हम चलते हैं अपने जीके और जीएस में, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ जीके और जीएस में जाने से पहले कि यार हर संडे को आपको क्या करना है, रविवार को SUNDAY संडे को आपको क्या करना है, एक मॉक लगाना है। ज़रूर लगाइएगा, मॉक लगाना है, कहीं से भी आप लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक, रोजगार विद अंकित, टारगेट विद अंकित, एग्जामपुर, कहीं से भी आपको एक बस मॉक देना है और उसे अच्छे से एनालिसिस करना है। और क्या करना है, एक चीज़ और, इसे अच्छे से एनालिसिस जरूर करिएगा और जो भी क्वेश्चन आए उसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें बतानी थी। चलते हैं आगे। जीके और जीएस में क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हमें रिवीजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जीके और जीएस में हमें क्या करना है, संविधान 1 से लेकर 100 तक अनुच्छेद हमें याद होना चाहिए। तो मैं खुद रिवीजन करा दूंगा आपको संविधान 1 से लेकर 100 तक अनुच्छेद, ठीक है, पूरा अच्छे से करा दूंगा। तो यहाँ पे हम संविधान में रिवीजन करने वाले हैं 1 से लेकर 100 तक अनुच्छेद को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में क्या क्या आ गया है, तो भाग ए जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा है। भाग ए अनुच्छेद 1 से लेकर 4। अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश यानी विदेशी राज्य, जैसे अगर हम बांग्लादेश के किसी राज्य को भारत में मिलाते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के नाम का परिवर्तन और सीमाओं क्षेत्र नाम में परिवर्तन, जैसे जो उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, वो अनुच्छेद 3 के तहत हुआ था। तो जो भी भारत के वर्तमान राज्य हैं उनके नाम सीमाओं में परिवर्तन, जैसे फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। फिर उसके बाद फैजाबाद इसमें नहीं रहेगा क्योंकि वो राज्य नहीं है। फिर अनुच्छेद 4 में है कि अनुच्छेद 2 और 3 के में जो भी संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं रहेगा, ठीक है। आगे है हमारा भाग 2। भाग 2 जिसमें नागरिकता की चर्चा है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, जब संविधान प्रारंभ हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय जितने भी लोग भारत में थे सबको नागरिकता दे दी गई थी। फिर अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत, जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए उनकी नागरिकता। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान फिर पाकिस्तान से भारत, मतलब भारत से पाकिस्तान फिर पाकिस्तान से भारत, अनुच्छेद 7 में उनकी नागरिकता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता, जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं उनकी नागरिकता। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर लेते हैं, किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता आप ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। यानी भारत में एकल नागरिकता है, यानी एक व्यक्ति केवल अपने ही देश की नागरिकता ले सकता है, ना कि दूसरे देश की भी। अनुच्छेद 10 है नागरिकता बनी रहेगी, यानी आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य न कर दें। तो अनुच्छेद 10 आपकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 संसद कानून बनाएगी। अनुच्छेद 11 नागरिकता के मामले पर संसद कानून बनाएगी, ठीक है। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा है। भाग 3 मौलिक अधिकार की चर्चा है, अनुच्छेद 12 से 35। तो अनुच्छेद 12 संघ, इसमें परिभाषा दिया गया है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार से असंगत या उनकी अल्पीकरण, यानी कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, यानी जो मूल अधिकार से मेल नहीं खा रहा है या जो मूल अधिकार के खिलाफ है, तो वो कानून जीरो माना जाएगा, यानी उसको निरस्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष और विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। उसके बाद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, यानी नौकरी में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि, ठीक है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का शिक्षा 6 से 14 वर्ष, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था 21 का। फिर 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्संग पर प्रतिषेध। 24 में कारखानों में बालकों को काम करने से मना जो 14 वर्ष से कम के हैं, ठीक है। 25 में धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। 26 में धार्मिक कार्यों को प्रबंधन, 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में धर्म में कर से छूट। 27 में अगर आप कोई पैसा धर्म के मामले में देते हैं तो उस पर कोई कर नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धार्मिक शिक्षा, किसी भी प्रवचन या कहीं भी इकट्ठा होकर उसे सुन सकते हैं।
अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों वर्गों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के संरक्षण। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वर्ग है, वो अपना खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति की चर्चा थी, जिसे हटाकर 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और 300A में रखा गया। ठीक है। 32 संवैधानिक उपचार है, 5 प्रकार की रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी। अनुच्छेद 33 बालकों के बलों, जो अर्धसैनिक बल होते हैं या कोई भी बल हो, जैसे CRPF, CISF, उनके अधिकार कम करना, जितने भी बल होते हैं उनके अधिकार को कम करने का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 34 सैन्य अधिकार यानी मार्शल लॉ। अनुच्छेद 35 संसद कानून। ठीक है। आगे हमारा भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसमें DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है, DPSP। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DSP, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। 37 जो DPSP है वो वाद योग्य नहीं है, यानी इसके उल्लंघन पे हम कोर्ट नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि अगर राज्य कोई कानून बनाता है तो उसे ध्यान रखना होगा कि वो कानून समाज के लिए कल्याणकारी हो। ठीक है। अनुच्छेद 39 में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में लोक शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता, यानी अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे अवकाश, अगर कोई दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसे भी समझना चाहिए, उसकी छुट्टी दे देना चाहिए। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी इतना मजदूरी दी जाएगी कि वो निर्वाह कर सके। ठीक है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 निःशुल्क शिक्षा 6 वर्ष से कम आयु को। ठीक है। अनुच्छेद 46 SC ST के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन को संगठन करना। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण संरक्षण। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को संरक्षण देना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि। ठीक है। भाग 4 का, जिसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है, अनुच्छेद 51 का, तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार शोर सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ी गई। तो जब जोड़ी गई तो उस समय इसमें 10 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 11 हैं। 11वां जो मौलिक अधिकार है वो 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है। आगे है भाग 5। भाग 5 जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक, 52 से 151 तक। ठीक है। भाग 5 52 से 151 तक है। भाग 5 52 से 151 तक। ठीक है। तो हम देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो अनुच्छेद 52 जिसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है, अनुच्छेद 52 जिसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका का प्रधान, यानी राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रधान होगा, प्रमुख होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल पद्धति मत के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का कोटा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा, 5 साल का। 57 में दोबारा निर्वाचित, यानी कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 57। 58 में योग्यता, उसकी योग्यता के बारे में की गई है। अनुच्छेद 59 में शर्तें एवं दशाएं। ठीक है। अनुच्छेद 60 शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 61 महाभियोग। तो यहाँ पे मैंने राष्ट्रपति को याद करने का ट्रिक लिख रखा है, पकानी कोको दुयु दशम। तो 52 53 54 55 56 57 61 तक लिख रखा है। प से प्रेसिडेंट यानी 52, क से कार्यकाल यानी कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। नि से निर्वाचन 54, फिर को से कोटा 55, फिर कोका, फिर कार्यकाल 56, दुयो दोबारा निर्वाचित हो सकता है 57, योग्यता 58, और दशम यानी दशाएं 19, और स से शपथ 60, फिर म से महाभियोग 61। ठीक है। तो ये हमारा राष्ट्रपति को याद करने का ट्रिक है। अब हम लोग उपराष्ट्रपति को देखते हैं। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की चर्चा है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, जो राष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी जो उपराष्ट्रपति वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अनुच्छेद 66 निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन। 67 राष्ट्रपति का कार्यकाल,
68 चुनाव यथाशीघ्र होना चाहिए। अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि चुनाव जितना जल्दी हो सके करा लें। अनुच्छेद 69 में शपथ की चर्चा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है इस उसरा निकाचूस, तो ये इसका ट्रिक है। उ से उपराष्ट्रपति, स से सभापति होता है राज्यसभा का, राज से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति, फिर नि से निर्वाचन, का से कार्यकाल, चू से चुनाव यथाशीघ्र कराना है, और स से शपथ 69। अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद, अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय अंतिम कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 में कहा गया है अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। 46 अनुच्छेद 76 है महान्यायवादी, आधिकारिक कानूनी सलाहकार। महान्यायवादी होता है यानी सरकार का कोई काम फंसता है तो यही जाके कोर्ट में उसको संभालता है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन राष्ट्रपति की जानब पीएम को कर्तव्य। अनुच्छेद 77 में ये कहा गया है कि भारत के कार्य संचालन में क्या चल रहा है, अनुच्छेद 77 में ये कहा गया है कि भारत सरकार के कार्य संचालन यानी जो भी भारत सरकार के काम होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगी। अगर प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, वहाँ पे कोई समझौता कर लेते हैं कि हम इतना रुपए देंगे, तो वो सब की जिम्मेदारी वो राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने का पीएम का कर्तव्य। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि उनके मंत्रिमंडल में क्या चल रहा है वो राष्ट्रपति को उसकी सूचना दे। फिर आते हैं आगे संसद, तो 79 में ये ट्रिक है संसद याद करने का सरला। तो 79, 80, 81, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो 79 में राज्यसभा, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ठीक है। 82 में हमारा कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन किया जाएगा। तो जो संसद है उसमें ये कहा गया है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों को बढ़ाया जाएगा, सीटों को 10 लाख आबादी पे एक किया जाएगा, क्योंकि हर समय आबादी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे मैं पूरा डिटेल बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि 83 सदन की अवधि, 83 सदन की अवधि, सदन की अवधि की चर्चा यानी सदन कितने साल तक चलेगा, कब कब चलेगा, ठीक है। फिर 84 दे रखा है संसद की योग्यता, संसद की योग्यता, जो संसद के सदस्य होते हैं एमपी या एमएलए, उनकी योग्यता के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 85 इसमें सत्र आहूत और सत्रावसान की चर्चा। आहूत मतलब बुलाना, सत्रावसान मतलब भेजना, स्थगित करना, ठीक है। 85 में सत्र को आहूत और सत्रावसान की चर्चा है। प्रश्न है कि अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण, अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण, 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। जैसे विशेष अभिभाषण का मतलब ये है कि जैसे अभी नया लोकसभा बन के गया है तो इसमें जो भाषण देंगे वो अभिवेश भाषण होगा। और राष्ट्रपति का अभिभाषण ये नॉर्मल है, किसी भी सत्र के पहले सप्ताह में दिया जाता है, ठीक है, पहले दिन दिया जाता है। फिर 88 है कि सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष प्रावधान। तो अनुच्छेद 88 में ये कहा गया है कि सदन में अगर कोई मंत्री है या कोई महान्यायवादी है तो वो किसी भी राज्यसभा या लोकसभा में जाके अपना विचार रख सकता है, बैठ सकता है, लेकिन मत वहीं देगा जहाँ का वो सदस्य होगा, यानी जहाँ का वो मेंबर होगा वहीं वो जाके वोट देगा, ठीक है। लेकिन जो महान्यायवादी है वो किसी भी सदन में जाके बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 89 में कहा गया कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 79 में राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति की चर्चा है। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। 99 में संसदों की शपथ की चर्चा। 99 संसद की शपथ की चर्चा। 100 गढ़ पूर्ति 1/10 नहीं थी, गढ़ पूर्ति 1/10 होनी चाहिए, चाहे रोज राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। 106 बाकी मैं बीच का सब छोड़ देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है वही हम कर रहे हैं। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, ठीक है। तो आज हम 106 तक करते हैं, आगे हम जितने भी आर्टिकल हैं वो सब कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इतिहास में मुस्लिम और दिल्ली सल्तनत। मुस्लिम में जो मोहम्मद गौरी, गजनवी ये सब थे, और दिल्ली सल्तनत आपको पता ही होगा
कि तुगलक, खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो मैं ये जो इतिहास है मैं कराने को इसी वीडियो में करा देता, लेकिन क्या है कि जो इतिहास, ये दिल्ली सल्तनत है, इसके लिए 15-20 मिनट लग जाएंगे और मुस्लिम को समझाने में 5-7 मिनट लग जाएंगे। तो वीडियो इतनी जल्दी लंबी हो जाएगी कि आप में से कोई देखना ही नहीं चाहेगा, 1-2 मिनट देखेगा फिर वीडियो बंद कर देगा। इसलिए मैं इसको अलग से करा देता हूँ, ठीक है। जैसा आप लोग कहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं इसको अलग से करा देता हूँ, ये ठीक रहेगा, ठीक है। और मैं जो कराऊंगा वो खान सर के नोट से ही कराऊंगा, अलग से करा नहीं पाऊंगा। तो जो भी है मेरे पास खान सर के नोट से, उसी से मैं पढ़ता हूँ, तो उसी से मैं अलग से करा देता हूँ और इसके प्रीवियस ईयर के अलग से क्वेश्चन भी करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यूपी जीके का क्लास नंबर 6 PDF 6, 7, 8, 9, 10 ये आपको रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन इतिहास के, 40 क्वेश्चन भूगोल के, 40 क्वेश्चन संविधान के, आपको ये करना है, ठीक है। इसको बंद नहीं करना है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो आज हमारा ये 12वां दिन हो जाएगा, ठीक है। तो 12वां दिन हो जाएगा, तो हम इससे आगे करेंगे। तो 12 × 120 कितना हो जाएगा, यानी 44, यानी 1440 क्वेश्चन आज हम टोटल कर लेंगे। तो ये आज हमारा 12वां दिन है। तो ये जरूर करिएगा, 40 क्वेश्चन इतिहास, 40 क्वेश्चन भूगोल, 40 क्वेश्चन संविधान। ये कहाँ से करना है, इसका PDF मैंने पूरा टेलीग्राम पे डाल दिया है। SSC के जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वहीं से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। आगे हमने और क्या करा है, स्टार्टिंग में संगठन करा है, तो संगठन में आपको करा देता हूँ। तो संगठन ये कर लीजिएगा, और फिर मैं अलग से क्या करूँगा, संगठन और उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं वो करा दूंगा। बार जल्दी से फटाफट हम संगठन को याद कर लेते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो यहाँ पे WHO है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जेनेवा में, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे हमारा प्रश्न है, टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं। आगे है WTO, आगे है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, स्थापना 1 जनवरी 1995, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। कुल देश 164, 64वां अफगानिस्तान। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, स्थापना 1997, मुख्यालय ढाका। इसमें 7 देश हैं, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। आगे है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, स्थापना 8 दिसंबर 1985, मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। देश 8 श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। महासचिव गुलामर सरवर, ठीक है। आगे है FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945, मुख्यालय रोम, इटली। अध्यक्ष कियू डोंग्यू, ठीक है। आगे प्रश्न आगे हम देख लेते हैं। आगे है कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, स्थापना 1950, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। फिर WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1967, मुख्यालय जेनेवा, ठीक है। फिर ILO, स्थापना 1919, मुख्यालय जेनेवा। ILO 1919, मुख्यालय जेनेवा, ठीक है। आगे प्रश्न है कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये HDI रैंक जारी करता है, ठीक है। स्थापना 1965, स्थापना 1965, मुख्यालय न्यूयॉर्क, मुख्यालय न्यूयॉर्क, ठीक है। आगे है UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, स्थापना 1972, नैरोबी कन्या, स्थापना 1972, नैरोबी कन्या। आगे है कि वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, स्थापना 1940, वाशिंगटन DC। IMF इंटरनल मॉनेटरी फंड, स्थापना 1944, वाशिंगटन DC, ठीक है। आगे है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, स्थापना 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1970, मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। देश म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। तो टोटल 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 देश हैं, ठीक है। तो टोटल इसमें 10 देश हैं आसियान में, स्थापना 1967। आगे है कि यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड्स, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, मुख्यालय 1946, 11 दिसंबर 1946, मुख्यालय कर्नाटक, ठीक है। ADB एशियन
डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966, मुख्यालय फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। ठीक है। आगे है एससीओ जिसे शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं, स्थापना 2001, देश भारत, चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। ठीक है। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, स्थापना 2006, नए शामिल देश मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। G7 है, इसकी स्थापना 1975, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। ठीक है। प्रश्न है कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में स्थापना, 32 देश, 32वां है स्वीडन, मुख्यालय ब्रुसेल्स 1949 स्थापना। ठीक है। आगे प्रश्न है कि ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, स्थापना 1960, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, हैथम अल हेस। ठीक। आगे है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, स्थापना 1931, 11 दिसंबर 1931, मुख्यालय लंदन। ठीक है। 56 55वां गैबोन, 56वां टोंगो। भारत 1945 में कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना। कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया भारत ने 1945 में, और 24 मई को कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। उसके बाद रेड क्रॉस, इस संस्था को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रेड क्रॉस इस संस्था को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, 1917, 1944, 1963। ठीक है। रेड क्रॉस स्थापना 1863, मुख्यालय जेनेवा। प्रश्न है भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920। G20 स्थापना 1919, देश 19 देश प्लस अफ्रीका प्लस 21 देश, एक अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। पहला सम्मेलन 2008 वाशिंगटन DC, भारत में 17वां था 2023 में, 2024 ब्राज़ील में होगा, 2024 ब्राज़ील में होगा। आगे प्रश्न आगे है यूएनओ तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, देश 193, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ के चार्टर में 19 अध्याय 111 अनुच्छेद है। ठीक है। यूएनओ के टोटल 6 अंग हैं, अब 5 है, पहले 6 थे। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद। ठीक है। तो महासभा जनरल असेंबली बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, इसे लघु संसद भी कहा जाता है, वर्ष में एक बार बैठक होती है। फिर उसके बाद सुरक्षा परिषद विश्व का पुलिसमैन कहते हैं, सदस्य कुल 15, 5 अस्थायी, सुरक्षा परिषद 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, स्थापना 3 अप्रैल 1946, द हेग। न्यायाधीश 15 वर्ष के लिए होते हैं, 15 न्यायाधीश है, 9 वर्ष के लिए होते हैं, और भारत के जो बलबीर भंडारी है वो इस समय इसी में है। ठीक है। सचिवालय प्रमुख अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस। ठीक है। उसके बाद जनगणना, इस हफ्ते हमने जनगणना करा है, तो जनगणना में इसमें नहीं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। जनगणना के लिए अलग से मैं क्या किया हूँ कि जनगणना का जो मेरा नोट्स है उसका मैं वीडियो बना के समझा दिया हूँ आपको, वीडियो में उसको ऐड कर दिया हूँ। उसके बाद यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, मतलब जितने भी भारत में वनडे एग्जाम होते हैं वो सारे में जनगणना से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारा उसमें ऐड कर दिया है। यकीन मानिए कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद जनगणना का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, चाहे जहाँ से पूछ ले। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्च और अप्रैल के दिवस को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। मार्च के दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 को जन औषधि दिवस, 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, 21 को विश्व यूनानी दिवस यानी विश्व जल वन दिवस, 22 को विश्व जल दिवस, 23 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस या शहीद दिवस, 23 मार्च को इसी दिन भगत सिंह शहीद हुए थे, 24 को विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस। ठीक है। टीबी डे। अप्रैल के दिवस है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14
डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती। 17 को विश्व हेमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 को विश्व यकृति दिवस। 21 को सिविल सेवा दिवस। 22 को पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। ये यूपी पुलिस में पूछा गया था, जो अभी हुआ था फरवरी में। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 30 को आयुष्मान भारत दिवस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिवस। कर लिया। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। ये आपको किसी दिन बंद नहीं करना है। 1 से लेकर 20 तक वर्ग और घन, 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। तो एक ऐप है मैथ ट्रिक्स करके ऐप है, वहीं से आपको इसे करना है। फिर उसके बाद तो बहुत से लोगों का ये सवाल है कि मैथ ट्रिक्स करके ऐप कैसा दिखता है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्न नोट्स के रिवीजन करने हैं। तो जो हम हर संडे को मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो जो भी हम डेली टेस्ट करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जो आपको लिखने का मन करता होगा या लिखने लायक होते होंगे, या जो आपको नहीं आते होंगे। तो जो कॉपी आपने बनाई होगी मॉक टेस्ट के रिवीजन के लिए, और टेस्ट देने के बाद जो भी क्वेश्चन आपका फंसता होगा, आप इस कॉपी में लिखते होंगे। तो आपको इसे हर संडे को रिवीजन करना होगा। तो आज आपको इसे रिवीजन करना होगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि मानसिक अभिरुचि की क्लास रीजनिंग में क्या करना है, मानसिक अभिरुचि की एक क्लास आपको लेनी है। कहाँ से लेनी है, रवि तिवारी सर से लेनी है। उन्होंने पहले ही 8 क्लास करा रखी है। अगर आपने नहीं करी है तो वो 8 क्लास कर लीजिए, अगर कर लिया है तो दोबारा कर लीजिए। अगर पूरी क्लास कर लिया अच्छे से तो रोजगार विद अंकित की जो बुक है वो मैंने टेलीग्राम पे डाला है, उसे जाके कोई एक चैप्टर आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। तो ये था हमारा आज का टारगेट। मैथ में आपको कुछ नहीं करना है, रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि करना है। ठीक है, तो सभी को जय हिंद।